अब जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द प्रोविजंस टू प्रोवाइड लीगल एड टू पुअर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारा भारत का संविधान है उसके अंदर जो पुअर पर्सन्स हैं उन पर्सन्स को क्या क्या लीगल एड प्रोवाइड किए हुए हैं, या फिर आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग लीगल एड अंडर आर्टिकल 14, 19, 21, 39 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसके अंदर हम लीगल एड के साथ साथ लीगल एड को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ हम आपके सीआरपीसी में भी पढ़ेंगे और सीपीसी में भी पढ़ेंगे। क्लियर? सीआरपीसी सीपीसी हम दोनों को साथ कनेक्ट करके चलेंगे। सबसे पहले हम अपना कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजन पढ़ेंगे, फिर आपका जो सीआरपीसी है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसमें जो प्रोविजन दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे, और नेक्स्ट आपका जो सीपीसी के अंदर जो प्रोविजन दिए गए हैं, जो आपका ऑर्डर 33 है, ऑर्डर 44 है, ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 का जो रूल 10A है उसको इसके साथ में कोलरेट करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? एग्जामिनर आपसे चाहे स्पेसिफिक सीआरपीसी से पूछ ले, सीपीसी से पूछ ले या कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ ले, आपको क्लियर होना चाहिए तीनों टॉपिक। जो आपका डॉक्यूमेंट है, भारत का जो संविधान है वो एक पवित्र डॉक्यूमेंट है। ये आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समता प्राप्त कराता है। उस चीज की आपको गारंटी देता है और आपकी पवित्र आत्मा जन के मंगल की कामना करता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपके निर्धन व्यक्तियों के लिए स्वर्ग है। इसमें न्याय के जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है वो आपका है फ्री लीगल एड। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 12 है, आपकी बावेल में आप 13, 14 नंबर आपका क्वेश्चन हो सकता है। आप चेक कर सकते हैं अपनी बावेल में, जो आपकी बसंती लाल बावेल है। 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, पेज नंबर 45 है। तो जब भी हम इसके बारे में प्रोविजंस में पढ़ते हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है। आप लास्ट जो हमने पीआईएल के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, लास्ट पीआईएल के कॉन्सेप्ट्स में हमने क्या क्या पढ़ा? इक्वल प्रोटेक्शन है, ठीक है, लॉ के सामने सभी इक्वल है, ये सारी चीजें हम पढ़ के आए हैं। हमें प्राणदायिक स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्री लीगल एड के प्रोविजंस हैं, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आपकी। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना वो आपके फ्री लीगल एड से जो प्रोविजन किए गए हैं उसके बारे में बात करती है। रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है आपका आर्टिकल 14 में जो दिया गया है, तो ये क्या बोलता है कि लॉ के सामने सभी पर्सन इक्वल होंगे। इक्वलिटी जो है, लॉ के सामने क्या होंगे, सभी पर्सन जो है वो इक्वल होंगे। दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है जी। तो जो आर्टिकल 14 है वो इसके बारे में प्रोविजन करता है कि लॉ के सामने सभी पर्सन इक्वल होंगे, सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। इससे अभिप्राय ये हुआ कि सभी व्यक्ति समान है, ऑल पर्सन आर इक्वल, सभी को विधियों का समान प्रोटेक्शन मिला हुआ, इक्वलिटी प्रोटेक्शन है। विधि के सामने सभी व्यक्ति समान होंगे, चाहे वो संपन्न हो चाहे निर्धन हो, चाहे मतलब कि वो अमीर है चाहे वो गरीब है, सभी के सभी लोग क्या है, गरीब हो, मतलब कि लॉ के सामने सभी लोग समान होंगे। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी तरह का भी भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। फिर इसके बाद में जब रूल ऑफ लॉ के बारे में हम बात करते हैं तो विधि का ये अपेक्षा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अगर उसके साथ में मिसकंडक्ट होता है तो उससे उसको बचाया जाए, उसका डिफेंस किया जाए। जो लॉ का जो शासन है, रूल ऑफ लॉ जो है वो एक्यूज व्यक्तियों को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। आर्टिकल 22 सभी ने पढ़ा होगा, गिरफ्तारी के संरक्षण जो दिए गए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से जब अगर मान लो किसी पर्सन को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको भी प्रोटेक्शन मिलती है कि नहीं मिलती है, बताइए। मिलती है ना, उसको भी प्रोटेक्शन मिलती है, उससे उसको भी बोला जाता है कि अगर आपको अपने पसंद से वकील करने की आपको मिल जाता है, आपको अपने पसंद का वकील चुनने का राइट मिल जाता है, आपको
मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के अंदर प्रेजेंट करने का राइट मिलता है। क्यों मिलता है? 24 घंटे में क्यों प्रेजेंट करना है मजिस्ट्रेट के सामने? बताइए, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने क्यों पेश करना है? हाँ बिल्कुल, उसके साथ में कोई जो अनफेयर है वो ना हो पाए, इसीलिए तो है ना, रूल रेगुलेशन दिए गए हैं। किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट किया जाता है तो उसको अरेस्ट क्यों किया गया उसके कारण भी जानने होते हैं। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये एक साथ कनेक्टेड होती हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 19 का क्लोज 1 और क्लोज 3, जो आपके विचार और आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता से अभियुक्त के विचारों की अभिव्यक्ति भी इंक्लूडेड होती है। समाज के जो भी वीकर सेक्शंस हैं, पुअर पर्सन्स हैं, एक्यूज्ड हैं, उनके लिए स्वतंत्रता तभी हो सकती है जब उनको न्याय के जो अवसर हैं वो उपलब्ध होंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर जेल के अंदर कैदी या बंदी जो हैं, अगर उनसे इंटरव्यू लिया जाए तो क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं है क्या? है। ये बात आपके कही गई थी प्रभुदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 21। बताने की जरूरत है क्या आर्टिकल 21? लास्ट में भी पूरा डिस्कशन किया है। खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस याद है ना, कि पर्सन को अपनी डिग्निटी के साथ में जीने का राइट है, उसको पशुवत जीने से नहीं है। जिनके पास कोर्ट में पहुंचने के साधन नहीं है, जो निर्णय की प्रति तक पाने में समर्थ नहीं है, उन चीजों को ये प्रोटेक्टेड करता है। एमएच होस्कोट का केस हो गया, स्पीडी ट्रायल करवाना, वीना सेठ का केस हो गया, कारागृह में जो निरुद्ध जो व्यक्ति हैं उनको विधि व्यवसायों से संपर्क नहीं कर पाते हैं, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट आपका आता है फ्री लीगल एड। आर्टिकल 39A कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आए हैं, जो कि 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, कि हर एक पर्सन को स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि वो हर एक पर्सन को फ्री लीगल एड जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। कोई भी इस प्रकार का जो व्यवस्था की गई है, इसका ऑब्जेक्ट ये है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराना है। इसका मुख्य ऑब्जेक्ट यही है कि समाज का कोई भी व्यक्ति अपनी प्रूवर्टी के कारण, निर्धनता के कारण या फिर किसी अदर डिसेबिलिटी के कारण न्याय से जो है वो वंचित नहीं रहे। केसेस डाल देना, हुस्न खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस डाल देना। निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना व्यक्ति का मूल अधिकार है। न्यायालयों को एक्यूज्ड के एप्लीकेशन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। न्यायालय की ये ड्यूटी है कि वो एक्यूज्ड को इस राइट के बारे में बताए। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन क्लियर हुए। अब आते हैं सीआरपीसी के ऊपर। सीआरपीसी के अंदर क्या प्रोविजन है? तो जब आप सीआरपीसी पढ़ते हो ना, तो सीआरपीसी में आपको एक तो सेक्शन याद रखना है 303 और एक सेक्शन याद रखना है 304। दो सेक्शन है आपके ये, जिसके अंदर आपको फ्री लीगल एड के जो प्रोविजंस हैं वो आपके सीआरपीसी के अंदर भी बताए गए हैं। ठीक है, अभी आपका न्यू सीआरपीसी आया है। देखो न्यू सीआरपीसी में कहाँ पे प्रोविजन आते हैं, वो तो जब आप आओगे तो क्या पता, जब तक आप 3rd ईयर में होगे तब आपके सामने, तब तक वो बिल पेश हो जाए, बिल को जो है स्वीकृति मिल जाए। अदरवाइज तो अभी क्या है, जो बिल है वो पेश ही किया गया है, तो अभी तो आपको 303 और 304 जो है वो पढ़ते हैं। 303 क्या कहता है? राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड टू बी डिफेंडेंट। जिस व्यक्ति के अगेंस्ट कार्यवाही जो है वो संसित की गई है, इंस्टीट्यूटेड की गई है, उसको डिफेंस कराने का राइट है। जिस भी पर्सन के अगेंस्ट अगर कोई प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट की गई है, संसित की गई है, तो उसको डिफेंस कराने का राइट है। कुल मिला के ये हुआ कि एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस बिफोर ए क्रिमिनल कोर्ट और अगेंस्ट हु proceedings are instituted under this code may of right be defended by a pleader of his choice। जो भी व्यक्ति क्रिमिनल कोर्ट के सामने किसी ऑफेंस में एक्यूज्ड है या फिर उसके अगेंस्ट क्या है, कार्यवाही जो है वो इंस्टीट्यूट की गई है, तो उसका ये राइट होगा कि वो अपने पसंद के वकील से क्या है, अपनी डिफेंस करवाए।
समझ आया कॉन्सेप्ट 303 का? सेक्शन 303 का भाई। हाँ, पसंद का वकील कर सकता है तो आपका ही राइट। बिना वकील के जा सकते हो क्या? 303 में सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि एक वकील होगा। एक वकील को क्या है, आपको अपना डिफेंस करवाने का राइट है। 303 सिर्फ इतनी बात कर रहा है। 304 बोलता है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें एक्यूज्ड को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता, आ गई ना 304 में लीगल की बात, लीगल एड की जो स्टेट प्रोवाइड करवाएगी। लीगल एड टू एक्यूज्ड एज स्टेट एक्सपेंस इन सर्टेन केसेस। आपको पता तो होना चाहिए ना कि 303 तो ये बोलता है कि जिसके अगेंस्ट अगर सूट फाइल किया गया है या कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उसको अपने पसंद का वकील से डिफेंस कराने का राइट है। पहली बात। 304 क्या कहता है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें एक्यूज्ड को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता मिलेगी। स्टेट की ड्यूटी बनती है, किन मामलों में बनती है? अब देखो, जहां पे सेशन कोर्ट के समक्ष किसी ट्रायल में एक्यूज का रिप्रेजेंटेटिव किसी प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता, जहां कोर्ट को यह प्रतीत होता है कि एक्यूज्ड के पास किसी प्लीडर को अपॉइंट करने के पर्याप्त सफिशिएंट साधन नहीं है, वहां न्यायालय उसके डिफेंस के लिए राज्य के व्यय पर प्लीडर उपलब्ध करेगा। पहली बात कि जहाँ पे सेशन कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा है और वहां पे कोर्ट को लगता है कि भाई इसके पास जो है वो प्लीडर नहीं है, तो कोर्ट क्या है, प्लीडर प्रोवाइड करवाएगी। पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि वेयर इन ए ट्रायल before the court of session the accused is not represented by a pleader and where it appear to the court that the accused has not sufficient means to engage a pleader, the court shall assign a pleader for his defense at the expenses of the state। कि कोर्ट क्या है वहां पे जो है स्टेट से क्या कहेगी कि भाई यहाँ पे जो है प्लीडर अपॉइंट किया जाए, इसके पास में सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए सफिशिएंट जो मीन्स होते हैं, पर्याप्त जो साधन है वो नहीं है, तो वहां पे प्रोवाइड करवाएगी। पहला पॉइंट क्लियर? हाँ जी। सेकंड आता है कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से हाईकोर्ट, द हाईकोर्ट में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। क्या क्या रूल्स होंगे? जो फर्स्ट क्लोज दिया हुआ है इसके अंदर, फर्स्ट सब क्लोज दिया हुआ है इसके अंदर, डिफेंस के लिए प्लीडरों को चयन का ढंग, ऐसे प्लीडर को कोर्ट के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं, ऐसे प्लीडर को सरकार के द्वारा जो भी संदेह फीस या जो भी दिया जाएगा उनको कार्यान्वित करने का कार्य। ठीक है, कि मतलब इन्होंने क्या बोला कि भाई प्लीडर को एक तो चयन का ढंग कि किस तरह से कौन प्लीडर बनेगा, यहाँ पे कौन उसके डिफेंस करेगा, कोर्ट के द्वारा प्लीडर्स को क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, क्या क्या उसको फीस वगैरह दी जाएंगी, ये सारी प्रोसीडिंग क्या है उसको बताई जाएगी। थर्ड आता है कि राज्य सरकार नोटिफिकेशन द्वारा ये डायरेक्शन दे सकती है कि उस तारीख से जो भी नोटिफिकेशन में बताई जाएगी, जो सब क्लोज आपका सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 के जो प्रोविजन है राज्य के अन्य जो भी कोर्ट्स होंगे उनके समक्ष विचारणों से संबंध में लागू होंगे। स्टेट गवर्नमेंट दे देगी कि भाई इतने तारीख से जो भी गजट में नोटिफिकेशन देगी उस दिन से क्या है ये माना जाएगा कि ये फैसिलिटी जो है इसको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, हो जाएगा। आर्टिकल जो सेक्शन 303 है उसके अंदर एक्यूज्ड व्यक्ति को अपनी पसंद का अधिवक्ता यानी कि राइट टू डिफेंड प्रदान किया गया है। ठीक है, और 304 जो है उसके अंदर बताते हैं कि ऐसे कौन से मामले हैं जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करवा के देगी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 303 जो है उसके अंदर एक्यूज की अपॉइंटमेंट के बारे में, जो एडवोकेट है उसकी अपॉइंटमेंट के बारे में कोई प्रोविजन नहीं किया गया है और न ही एक्यूज्ड इस धारा के अधीन एडवोकेट की नियुक्ति की मांग कर सकता है। एडवोकेट की नियुक्ति की मांग कब कर सकता है वो? 304 के अंदर। हो जाएगा?
304 के पॉइंट देखो, ये कहते हैं कि सेशन कोर्ट के सामने कोई ट्रायल चल रहा है, उसमें एक्यूज का रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो मतलब कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करता है, कोर्ट के अंदर आपको कौन प्रेजेंट करता है? वकील, प्लीडर, ठीक है। अगर मान लो कोर्ट को ये प्रतीत होता है कि भाई इसके पास में, एक्यूज के पास में सफिशिएंट मींस नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी? उसका डिफेंस कराने के लिए स्टेट के खर्चे के ऊपर प्लीडर प्रोवाइड करवाएगी। पहली बात तो ये, ठीक है। अब दूसरा क्या कहते हैं कि स्टेट जो गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट के अनुमोदन पे क्या करेगी कि पहले तो डिफेंस करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि डिफेंड के लिए प्लीडर अपॉइंट किए जाएंगे, तो वो प्लीडर किस तरह से अपॉइंट किए जाएंगे, क्या मोड होगा, द मोड ऑफ सिलेक्शन जो है प्लीडर्स का, वो सब सेक्शन जो 1 है उसके अंदर जो दिया गया है। दूसरा क्या है कि प्लीडर को कोर्ट के द्वारा कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी, उसके बारे में प्रोविजन है। तीसरा क्या है कि ऐसे जो प्लीडर होंगे उसको सरकार के द्वारा जो फीस वगैरह दी जाएंगी, जो उसने काम करने हैं, जो सब क्लोज 1 में बोले गए, सब कुछ 1 में बोला गया है ना कि भाई वो एक्यूज्ड को प्रेजेंट करेगा कोर्ट में, तो इसके लिए क्या है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूल बना सकती है। अभी क्लियर हुआ? ये तो थे आपके सीआरपीसी के प्रोविजंस। अब बात करते हैं सीपीसी के प्रोविजंस की। जब भी सीपीसी के प्रोविजंस की बात करते हैं तो आपको याद होना चाहिए ऑर्डर 2 का रूल 10A, ऑर्डर 33, ऑर्डर 44, ठीक है। जब भी समाज के कमजोर वर्ग और निर्धन व्यक्तियों के लिए सिविल प्रोसीजर जो आपका है, सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं। इन व्यवस्थाओं का एकमात्र ऑब्जेक्ट है कि कोर्ट में कोई भी पक्षकार अनसुना नहीं रह जाए। ऑर्डर 2 रूल 10A में यह प्रोविजन किया गया है कि यदि किसी मामले में किसी पक्षकार के हितों की पैरवी करने के लिए कोई अगर एडवोकेट नहीं है, तो न्यायालय ऐसे पक्षकार के हितों की पैरवी करने के लिए किसी एक्यूज्ड को क्या है, अपॉइंट कर सकता है। पहली बात तो ये कि अगर मान लो किसी के पास में कोई प्लीडर नहीं है, पक्षकार के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी पैरवी करने के लिए अगर उसके पास में कोई एडवोकेट नहीं है, तो न्यायालय क्या है, उसके लिए जो एडवोकेट है वो प्रोवाइड करवा सकता है। पहली बात तो ये आपकी बताई गई है, ऑर्डर 2 रूल 10A में प्रोविजन किया गया है। सीपीसी 1908 में ये व्यवस्था की गई कि जो सीपीसी अमेंडमेंट हुआ 1976 में, उसमें एक सेक्शन जोड़ा गया, सेक्शन 52, जो कि निर्धन व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था करती है। न्यायालय अपने विवेक के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के लिए अधिवक्ता अपॉइंट कर सकता है जिसके हितों के प्रोटेक्शन के लिए पैरवी करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। निसंदेह, मतलब कि जो गरीब लोग हैं, कोर्ट को अगर ये लगता है कि भाई हाँ ये अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं है, इसकी तरफ से कोई भी पैरवी नहीं कर रहा है, तो इन सरकमस्टांसेस में क्या है, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पैरवी जो है की जा सकती है। दूसरा है निर्धन व्यक्तियों के द्वारा वाद। तो निर्धन व्यक्तियों के द्वारा वाद के जब बात करते हैं तो इसके अंदर आता है कि निर्धन व्यक्तियों को न्याय के निकट लाने के लिए सीपीसी के ऑर्डर 33 जो है, सीपीसी में जो ऑर्डर 33 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है, ठीक है। ऑर्डर 33 क्या बोलता है कि निर्धन व्यक्तियों को न्याय के निकट लाने के लिए, यानी कि जो जस्टिस है उसके पास लाने के लिए सीपीसी में ऑर्डर 33 का प्रोविजन किया गया है। ऑर्डर 33 क्या कहते हैं कि इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो गरीब है, इंडिजेंट पर्सन है, जो भी पर्सन इंडिजेंट है, ठीक है, न्याय जो कोर्ट की जो फीस है उसको बिना वाद के जो है संसिद्ध कर सकता है। पहले अगर वो इंडिजेंट पर्सन के रूप में वाद लाने के रूप में थी, पहले जो ये व्यवस्था थी ये इंडिजेंट के रूप में वाद लाने के रूप में थे, लेकिन 1976 के संशोधन के बाद जो ये प्रॉपर वर्ड है ना, इसकी जगह पे निर्धन प्रतिस्थापित हो गया, मतलब कि इंडिजेंट पर्सन ने ले लिया है। ऑर्डर 33 क्या कहता है कि जिसके पास, ऑर्डर 33 कहता है कि जिसके पास वाद पत्र के लिए कोर्ट फीस का संदाय करना सफिशिएंट ना हो, मतलब कि जिसके पास वो कोर्ट फीस दे ना सके, और जिसके पास जो डिक्री के एग्जीक्यूशन में कुर्क की जाने वाली जो प्रॉपर्टी है या फिर वादग्रस्त जो प्रॉपर्टी है
उसका जो सब्जेक्ट मैटर है, मतलब जो सब्जेक्ट मैटर है वो 1,000 रुपए से ज्यादा का ना हो। तो अगर मान लो कोई डिक्री है, उसका एग्जीक्यूशन होगा, तो एग्जीक्यूशन के अंदर जो अटैच की जाएगी प्रॉपर्टी, अगर वो 1,000 रुपए से कम की है 1,000 से ज्यादा की नहीं है, तो उन पर्सन में क्या है, वो पर्सन कौन माना जाता है, इंडिजेंट पर्सन जो है माना जाता है। व्यक्ति कौन, तो व्यक्ति में इसका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग ले सकते हो आप। शब्द व्यक्ति जो है नेचुरल व्यक्ति के साथ साथ ज्यूरिडिक्स पर्सन भी हो सकता है, न्यायिक व्यक्ति भी हो सकता है। जोगेश चंद्र वर्सेस ईश्वर ब्रजराज का केस था कि मामले में मूर्ति को भी न्यायिक व्यक्ति माना जाता है, इसलिए मूर्ति के द्वारा भी निर्धन व्यक्ति की हैसियत से क्या है, सूट लाया जा सकता है। सफिशिएंट मींस क्या, सफिशिएंट मींस क्या होंगे कि सफिशिएंट मींस से अभिप्राय प्राप्त संपत्ति से नहीं है। कोई व्यक्ति सफिशिएंट मींस वाला हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है कि वह पर्याप्त साधन वाला भी हो। पर्याप्त साधन के निर्धारण का तथ्य प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के ऊपर क्या है, डिपेंड करता है। जो भी मामला होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आता है कि जो आपका एपी हाई कोर्ट है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा एक ऐसी महिला को निर्धन व्यक्ति के रूप में सूट लाने के लिए लायबल माना गया जो कि गरीब थी, जिसकी सर्जरी हुई थी और चिकित्सकों की लापरवाही के कारण वो बिगड़ गई थी। उसके पास इनकम का कोई भी सोर्स नहीं था, परिवार में 2 बच्चे थे, पति के पास भी इनकम का कोई भी स्रोत नहीं था। तो इन सर्कमस्टांसिस में क्या है, उसको जो गरीब है माना गया था और इंडिजेंट पर्सन के सूट संदर्भ में क्या है, वो सूट लेके आई थी। आवेदन पत्र का निरस्त किया जाना, कब कोर्ट को अगर मान लो पता चलता है कि इंडिजेंट पर्सन के द्वारा जो सूट फाइल किया गया, यदि कोर्ट को लगता है कि ऐसा जो व्यक्ति है वो निर्धन नहीं है और ऐसे व्यक्ति के द्वारा सूट लाने से पहले 2 माह की अवधि में अपनी प्रॉपर्टी का फ्रूडेंटली क्या है, उसने ट्रांसफर कर दिया, कपटपूर्ण ट्रांसफर कर दिया है, और जो एप्लीकेशन है, जो आवेदन है, उसके अंदर जो फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट से भी उसने पेश नहीं किया है, तो इन सर्कमस्टांसिस के अंदर क्या है, जो उसने एप्लीकेशन लगाई है, कोर्ट उसको क्या है, डिसमिसल कर सकता है, निरस्त जो है कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य है कि ऐसा आवेदन पत्र निरस्त करने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को न्यायालय का जो भी शुल्क होगा वो उसको देने का रीजनेबल जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो चांस होगा वो प्रदान किया जाएगा। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई आपने कपट पूर्वक 2 साल पहले प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर दिया, 2 महीने पहले, ठीक है, आप गरीब नहीं हो, जो आपने फॉर्मेट बताया गया था उस फॉर्मेट के अंदर एप्लीकेशन फाइल नहीं करी, तो उन सर्कमस्टांसिस के अंदर क्या होगा, कोर्ट जो है वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी और फिर उसके बाद में रिजेक्ट करने से पहले जो कोर्ट की जो भी फीस होगी कोर्ट आपसे भरवाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, सीपीसी के ऑर्डर 33 के रूल 18 में ये प्रोविजन किया गया है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें निर्धन के रूप में वाद लाने की कंसेंट दे दी गई थी, निःशुल्क विधिक सहायताएं उपलब्ध कराने के संबंध में जो भी प्रोविजन है वो कर सकती है। निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 जो है वो पारित किया गया। निर्धन व्यक्तियों के द्वारा अपील के प्रोविजन क्या, तो निर्धन व्यक्तियों के निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था, अपीलों के बारे में जो प्रोविजन है वो सीपीसी के ऑर्डर 44 में किए गए हैं। ये व्यवस्था ठीक वैसी है जैसे निर्धन के रूप में वाद संसिद्ध किए जाने के संबंध में। इस प्रकार सीपीसी के अंदर ऑर्डर 2 के रूल 10A, ऑर्डर 33 के रूल 18 और ऑर्डर 44 के अंदर क्या है, निर्धन व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जो प्रोविजंस है वो किए गए हैं। नॉर्मल सी बात है, जब भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं ना, तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो आप पढ़ोगे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 39A। जब सीआरपीसी के प्रोविजन पढ़ते हो तो सीआरपीसी में 304 तो मेन आपका बात करता है कि स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि वो जो प्लीडर है आपके लिए, कोर्ट जो है प्लीडर अपॉइंट करवाएगी स्टेट के खर्चे के ऊपर। लेकिन 303 को हमने साथ में इसलिए पढ़ा है ताकि आप लोगों को पता रहे कि ये जो डिफेंस कराने का राइट है
ये कहाँ पे दिया गया है सीआरपीसी के अंदर कि एक एडवोकेट के बारे में, ये सिर्फ ये बोलता है कि एडवोकेट के बारे में प्रोविजन करता है कि एडवोकेट से क्या है, आप डिफेंस कराने को आपको अपना पसंद का वकील चुनने का राइट है। आपको ये जो एडवोकेट है उसके अपॉइंटमेंट के बारे में बात नहीं करता 303, ये तो सिर्फ ये कहता है। और ना ही सेक्शन 303 के अंदर एक्यूज्ड जो है वो मांग कर सकता है कि भाई मेरे को उपलब्ध कराओ, नहीं, ठीक है। 304 के अंदर कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसके ऊपर क्या है, जैसे मान लो सेशन कोर्ट के अंदर कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट को ये लगता है कि भाई उसको किसी ने भी जो है रिप्रेजेंट नहीं किया है, कोर्ट को लगता है कि इसको प्लीडर की प्रोवाइडेड है, इसके पास सफिशिएंट मींस नहीं है एक्यूज के पास में, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसके लिए प्लीडर जो है वो अपॉइंट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो भी इन्होंने हाई कोर्ट के द्वारा जो भी अनुमोदन दिए जाएंगे तो उसके आधार पे उनका क्या मोड होगा, इलेक्शन का मोड ऑफ इलेक्शन क्या होगा, जो प्लीडर है उनको कैसे चयन किया जाएगा, प्लीडर को जो भी कोर्ट के द्वारा कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी, उसको प्लीडर को सरकार के द्वारा से कितनी फीस वगैरह मिलेगी, ये जो सारे प्रोविजन है ये इनके लिए क्या है, रूल रेगुलेशन जो है वो बनाए जाएंगे। किस दिन से लागू होगा, तो ये उस दिन से लागू होगा जिस दिन से क्या है स्टेट जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें जारी कर दे, ठीक है। 303 के अंदर जो फिर उसके बाद में बात करते हैं सीपीसी के अंदर। सीपीसी के अंदर ऑर्डर 2 रूल 10A में प्रोविजन है कि यदि किसी मामले में किसी पक्षकार के पास में पैरवी करने के लिए अगर एडवोकेट नहीं है तो वहां पे कोर्ट क्या है उसके लिए जो एडवोकेट है वो प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। 303 ऑर्डर 33 जो है वो बात करता है इंडिजेंट पर्सन के रूप में। इंडिजेंट पर्सन कौन होगा, किसको इंडिजेंट पर्सन माना है, जिसके पास में वाद पत्र के लिए कोर्ट फीस संदाय करने का सफिशिएंट मींस नहीं है और जिसके पास में अगर डिक्री का एग्जीक्यूशन करने पे अगर अटैचमेंट होने वाली कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी जो विषय वस्तु है वो 1000 रुपए से अधिक नहीं है। व्यक्ति कौन होगा, तो व्यक्ति यहाँ पे नेचुरल व्यक्ति के साथ साथ में जुरिडिक पर्सन जो है उसको भी इंक्लूड किया गया है। सफिशिएंट मींस क्या है, तो सफिशिएंट मींस का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति सफिशिएंट मींस वाला हो सकता है लेकिन यह आवश्यक है कि उसके पास में सफिशिएंट मींस हो। इसका निर्धारण हर एक मामले की सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, जो भी मामला होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सफिशिएंट मींस क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो ऑर्डर 33 का रूल 18 है उसमें प्रोविजन किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट उन व्यक्तियों के लिए निर्धन के रूप में, जिन्होंने निर्धन व्यक्ति के लिए इंडिजेंट पर्सन के रूप में आप कैसे लेके आ सकते हो, तो उसके बारे में जो प्रोविजन है वो कर सकती है। और इसके लिए क्या है, निर्धन व्यक्तियों के लिए फ्री लीगल जो एड है ये प्रोवाइड करवाने के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 जो है वो किया गया है, पारित किया गया है। और ऑर्डर 44 जो है वो इंडिजेंट पर्सन्स के जो भी सूट होते हैं उनकी अपील के बारे में जो प्रोविजन है करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?